अब आगे इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पता होना चाहिए इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस यानी ईएमएफ। एक इसके साथ एक वर्ड हुआ था SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं जी ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा कि जैसे हम क्या करते हैं जी, ये एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जैसे ही हमने एक मेटल का इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया तो उसके साथ तीन तरह के जो है वारदात उसके साथ हो सकती है, तीन तरह की उसके साथ जो मतलब घटनाएं उसके साथ घट सकती है। क्या होगा जी, या तो ये जो मेटल जो स्ट्रिप है इस पे से मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, जो इस पर डिपॉजिट जो मेटल न्यूट्रल मेटल एटम उसका ऑक्सीडेशन होगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा और खुद इसमें जाके डिजोल्व हो जाएगा यानी ऑक्सीडेशन पार्ट। या फिर क्या होगा जी, यहाँ से इस सॉल्यूशन में जो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से जो कैटाइन है मेटल का, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया तो Cu2+ आयन जो सॉल्यूशन वाला वो क्या करेगा जी, यहाँ से आएगा, दो इलेक्ट्रॉन इस पे से आके उठाएगा और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा यानी उसका रिडक्शन हो जाएगा। या फिर तीसरा केस क्या होगा जी कि जो कैटाइन आएगा सॉल्यूशन से इसे टकराएगा और वापस सॉल्यूशन में एज इट इज हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज। इस केस को छोड़ दे, इन दोनों केसेस में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड और जो सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कैसे होता है जी, जैसे यहाँ पर जी इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े कहाँ, इस मेटल इलेक्ट्रोड पे, तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, खुद कहाँ गया सॉल्यूशन में, कैटाइन गया तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली बाद में जो है इस सेल को जो आगे चलाने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। यहाँ पर देखिए जी क्या हुआ, कैटाइन आया सॉल्यूशन से, इस पे जाके जमा हो गया। अब चूंकि कैटाइन सॉल्यूशन से आया तो छोड़ के किसको आया, एनायन को, जैसे कॉपर सल्फेट था तो सल्फेट 2- को छोड़ के आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया सॉल्यूशन पे, ये खुद जाके यहाँ जमा हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो अगेन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ इन दोनों के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूँगा, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलूँगा। वैसे जो किसी मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस होता है साइन का। जैसे कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल अगर प्लस के 0.34 वोल्ट है तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.34 वोल्ट हो जाएगा। ऐसी जिंक के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.76 वोल्ट है तो उसी जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का 0.76 वोल्ट हो जाएगा। चूँकि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी होती है बुक्स में वो रिडक्शन पोटेंशियल की दी होती है, इसलिए जो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कह देते हैं। तो जो पहला जो आपका जो टर्म्स था वो रिडक्शन ये हो गया। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जनरली आपको पता ही है, इलेक्ट्रोड जैसे आप किसी उसमें देखेंगे तो ये देखिए जी, ये मेटल आपका इलेक्ट्रोड हो गया, जिस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ उसी मेटल के सॉल्ट में तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहाँ पर ये कॉपर आपका इलेक्ट्रोड हो गया और ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो अब इस तरह से आपने देखा जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इनकी क्यों नाम इनकी डेफिनेशन भी अगर साथ साथ देखते चलें तो देखिए, इलेक्ट्रोड आर द मेटलिक और नॉन मेटलिक कंडक्टर, जैसे कॉपर, जिंक और ग्रेफाइट होते हैं। तो ग्रेफाइट नॉन मेटलिक है, कार्बन का ये मेटलिक है। विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, जो कि क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उनमें से पास होने देते हैं और विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, खुद केमिकल चेंज में नहीं जाते। जबकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आर द सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इन देयर मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई फॉर्म में। जैसे एल्यूमिनियम का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर मोल्टन फॉर्म में लेते हैं Al2O3, तो मोल्टन फॉर्म में, या फिर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जैसे अभी कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं हमेशा वो डिकम्पोज होता है। जैसे कॉपर सल्फेट Cu2+ और SO4 2- में कन्वर्ट हो रहा था, और Zn-SO4 था, जिंक सल्फेट था वो Zn2+ और SO4 2- में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये आपके जो इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब उसके बाद देखिए जी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अभी हमने देखा, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो क्यों होता है? अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, इन दो केसेस की वजह से या तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं, क्योंकि बुक में आपको यही वैल्यू दे रखी है, तो इसी से हम अपने कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए इसको जनरली मैं रिडक्शन पोटेंशियल ही कहने। अच्छा, अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये देखिए, अगर मैं इसमें ये कॉपर सल्फेट अगर 1 मोल पर लीटर लेता हूँ 1 मोलर सॉल्यूशन का, ठीक है, ये कॉपर है जो डिपोजिट का कंसंट्रेशन तो यूनिटी होता है, इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूनिटी लेते हैं क्योंकि सॉलिड सेट में इसके कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, अगर आपने ये भी 1 मोल पर लीटर लिया तो इस पूरे का कंसंट्रेशन यूनिटी हो गया। यहाँ पर आपने जिंक है वो मेटल सॉलिड सेट में वो तो 1 ही गिना जाएगा 1 mm, पर जिंक सल्फेट आपने 1 मोल पर लीटर लिया तो इसका कंसंट्रेशन भी यूनिटी हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लेंगे उसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके बाद में देखिए अगले जो टर्म है दैट इज सेल पोटेंशियल। क्या होता है? तो सेल पोटेंशियल को अगर हम तौर पे देखें तो इस पूरे सेल की जो वैल्यू आती है किसके अंदर, इस पूरे सेल को सेटअप करने के बाद यहाँ पर जो रीडिंग आती है किसके अंदर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर में, वही इसका सेल पोटेंशियल है, यानी सेल का EMF है। चलिए फिर भी इसको हम देखते हैं जी डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेल पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, मेरे अगर शब्दों में कहें तो राइट हाफ में से घटाओ लेफ्ट हाफ, राइट हाफ में से घटाओ लेफ्ट हाफ, या रिडक्शन पोटेंशियल में से कर दो ऑक्सीजन पोटेंशियल साफ। राइट हाफ में से घटाओ लेफ्ट हाफ या रिडक्शन पोटेंशियल में से कर दो ऑक्सीजन पोटेंशियल साफ। ई सेल आ जाएगा, EMF की वैल्यू बताएगा। ई सेल आ जाएगा, EMF की वैल्यू बताएगा। ई सेल जनरली इसको हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। ये देखिए ये इसका सिंबल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड टू हाफ्स। अब देखिए सेल के 2 हाफ हैं, कौन कौन से हैं जी? ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। तो राइट हाफ में से जब आप लेफ्ट हाफ की वैल्यू घटा देते हैं, ठीक है, तो आपका ई सेल आ जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड टू हाफ्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। अब आप देखिए जैसे ये पूरी रिएक्शन हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अब इन दोनों हाफ के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एक जो हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे। यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है जी, करंट को इसमें फ्लो होने के लिए मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बोलते हैं। इट इज़ आल्सो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड और एनोड। अब आप देखिए कैथोड और एनोड, कैथोड का हमने जो कॉपर का लिया उसमें से माइनस किया जिंक का, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको भी हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF सेल का EMF भी इसको हम बोलते हैं। कब? व्हेन नो करंट इज ड्राउन थ्रू द सेल, यानी जब सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तब जो है आपका जो सेल पोटेंशियल है वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है। और ई सेल यानी सेल का जो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट साइड में जनरली क्या होता है जी, राइट साइड में इधर देखिए जी रिडक्शन आप, तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आपका। अब इसी से एक टर्म आता है जी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में देखिए जी क्या है, तो स्टैंडर्ड यानी कि जब वही बात है कि कंडीशंस अगर हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे सेल के अंदर, कंडीशन स्टैंडर्डाइज कैसे कर देंगे जी, ये आपको पता ही है कि ये तो यूनिटी होता ही है। ये आपने 1 मोल पर लीटर लिया या आपने 1 मोल पर लीटर लिया और इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर आपने 298 केल्विन रखा, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। और उसी स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो सेल का जो पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसको इंडिकेट करते हैं ई सेल नोट, ये जो नोट है ऊपर डॉट लगा हुआ है ई सेल नोट। तो ई सेल नोट इज इक्वल टू ई राइट हाफ नोट माइनस ई लेफ्ट हाफ, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला से अभी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इस पर हम कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। When concentration of all the species involved in a cell are taken as unity 1 mole per liter, 1 molar, and the temperature is 298 Kelvin, so then the cell potential is called standard cell potential.
अगर कोई गैसेस इसमें इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व हो तो देन उसके लिए हम एक बार प्रेशर लेते हैं, तब जाके वो स्टैंडर्ड आपका सेल पोटेंशियल कहलाता है। तो अब आप देखिए कि ई सेल में जैसे हम ये रिडक्शन हाफ और ऑक्सीजन हाफ जैसे कुछ वैल्यूज है, जिनकी आपको पता है माइनस के 0.76 वोल्ट होती है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है कि प्लस के 0.76 वोल्ट होती है। अब ये वैल्यूज है, देखिए प्लस और माइनस ये आई कहाँ से, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए कीजिए, एक टॉपिक आता है जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, थोड़ा सा पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने शब्दों में कहूँ तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर इसको थोड़ा सा हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है HCl सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस संग प्लेटिनम बेजोड़ है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है HCl सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस संग प्लेटिनम बेजोड़ है। रेफरेंस जीरो वैल्यू संग आता है, रेफरेंस जीरो वैल्यू संग आता है, अन्य सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बताता है। यानी कि SHE एक वो बला है जिसकी हेल्प से हमने जितने भी आपके जो रिडक्शन मतलब पोटेंशियल है जो आपको टेबल में दे रखे हैं, बुक के अंदर जो टेबल दे रखे हैं, वो सारे इसी SHE को ध्यान में रख के कैलकुलेट किए गए। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जी क्या है इस SHE में। तो सबसे पहले देखिए जी इसके अंदर ये एपरेटस, इस एपरेटस में सॉल्यूशन लिया है किसका 1 मोल पर लीटर HCl लिया गया। अब इसके अंदर ये ग्लास का एक वो रखा हुआ है, इसके अंदर ग्लास के अंदर से एक वायर है, प्लेटिनम की वायर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर जो बॉटम पे इसमें है प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम की फॉइल इसमें प्लेटिनम ब्लैक है वो कोटेड किया हुआ है। यहाँ पर इसमें जी एक आउटलेट जैसे होल जैसा बना हुआ है, इस होल में से हम क्या पास करते हैं हाइड्रोजन गैस, कब एक बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पे इसमें पास की जाती है। अब ये एक बार प्रेशर गैसेस, देखो मैंने भी कहा था गैसेस अगर इलेक्ट्रोड है तो वो इन्वॉल्व है, तो उसके लिए एक बार प्रेशर और 298 केल्विन आ गया और 1 m HCl आ गया, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा वो स्टैंडर्ड आ जाएगा। और चूंकि हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। अब ये SHE क्या काम आता है, अलग अलग सेल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अभी अलग अलग सेल्स की देखो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने में काम आता है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैंने लिया था एपरेटस, ये देखिए ठीक है, तो ये आपका सेल है। अब इसमें से आप अगर मुझे मान लो इसमें मुझे कॉपर या जिंक की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा जी, इस तरह से एक तरफ तो मैं क्या करूँगा कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लूँगा, और दूसरी तरफ मैं क्या करूँगा, दूसरी तरफ मैं इसमें ऐसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड इसमें ले लूँगा। ठीक है, तो एक तरफ मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड रखा, एक तरफ मैंने इधर कॉपर का रखा। अब इसको मैं क्या करूँगा जी, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा कहाँ पे, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा जो आपके जो इस गैल्वेनोमीटर में इसकी रीडिंग देखूँगा। ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर में जिस इसकी जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम कैलकुलेट करके इसको हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए जी यहाँ पर अब जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है उस रीडिंग को हम यूज़ करके इसका जो है आपका कॉपर वाले का जो है रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE है, इसकी जो वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं जी, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 0 वोल्ट। इसके साथ अभी कॉपर को शिफ्ट कर दिया, इसमें देख लिया जी। अब इसको लेफ्ट में रखेंगे राइट में रखेंगे, तो जिस साइड में आपका गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव डेविएशन देता है, तो अभी जैसे कॉपर के साथ मैंने इसको जब राइट में रखा, लेफ्ट में रखा, तब जाके इसने पॉजिटिव डेविएशन दिया। तो इसका मतलब इसको मैं राइट में रखूँ लेफ्ट में। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता, जिंक वाले कॉपर वाले को इधर लेता, इसको मैं इधर लेता, तो देन इसमें डिफ्लेक्शन वो नेगेटिव आता, तो तब मैं इसको मैं कैलकुलेट नहीं करता। तो एक तो ये ध्यान रखना कि जब जैसे आपने एक साइड में SHE लगा दिया, एक साइड में वो मेटल का इलेक्ट्रोड लगा दिया, अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 लेते हैं, अभी मैं 1-2 वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम 0 मान के और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही सपोज आपने ये क्या करना है, आपने जिंक वाले के लिए इसको कैलकुलेट करना है, तो जिंक वाले के लिए आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए जी अब मैं इसको क्या करूँगा जी, इसको दूसरे हाथ में ले लूँगा मैं इधर, तो अब दूसरे हाथ में मैंने इसको डाल दिया इधर। तो जैसे इसको मैंने दूसरे हाथ में इसको लगाया, और चूँकि जिंक मुझे लेना पड़ेगा लेफ़्ट में, ये मैं राइट में लूँगा, तभी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे जी, जिंक की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से हर एक को अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा जिंक और कॉपर की वैल्यू कैसे निकाली है इन्होंने। हर एक को इस SHG के साथ अगेंस्ट में लगा के और एक पूरी जो सीरीज है वो बना देगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो कॉपर और जिंक की वैल्यू इन्होंने कैसे देखी। देखिए सबसे पहले तो हम देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि जो ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट कौन सा जी, राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब मैंने सबसे पहले देखिए मैंने जब कॉपर की मैं कैलकुलेट करा था तो कॉपर को मैंने राइट में लिया था, हाइड्रोजन को मैंने लेफ्ट में, SHG को मैंने लेफ्ट में लिया था। तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। तो ये कॉपर का रिडक्शन माइनस, चूँकि हाइड्रोजन वाले रिडक्शन की जो वैल्यू मैंने मुझे पता है, आपको मैंने बता दिया था, वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 0 वोल्ट लेते हैं। तो ये 0 वोल्ट क्योंकि इसको एक रेफरेंस माना गया, और ये आपकी इधर ई सेल। अब जब ये वैल्यू इसमें निकालेगी तो ये वैल्यू आप मान के चलिए, ये वैल्यू रिडक्शन उसमें कितनी आई, ये वैल्यू आई 0.34 वोल्ट। ये मैं नहीं बता रहा, ये जो उसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वैल्यू आई वो जो है वो आंसर आई, यानी सेल का ई सेल आया। अब आप देखिए ये वाला पोर्शन इसमें 0 है, तो अब यहाँ पे 0 से ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ई नॉट किसका, Cu2 प्लस, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू आ गई प्लस के 0.34 वोल्ट। तो कॉपर की कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं जी हमने जिंक की कैसे निकाली, ठीक है। तो ऊपर वही फॉर्मूला, ई सेल इजकल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, वो भी ले सकते हैं। अब आपको देखिए जब जिंक के साथ मैंने रखा था तो आपको याद हो तो मैंने हाइड्रोजन वाले की वैल्यू, आपको ध्यान हो तो मैंने ई नॉट जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको मैंने रखा था कहाँ पे, राइट में रखा था, और जो जिंक वाले को मैंने लेफ्ट में रखा था। और इसका जब गैल्वेनोमीटर के अंदर इसकी दी गई वैल्यू, तो इट वाज फाउंड टू बी प्लस के 0.76 वोल्ट। अब आप इसमें देख लीजिए, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 लेते हैं, 0 वोल्ट माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ओब्लिक Zn। अब ये लिखने का तरीका क्या है जी, Zn2 प्लस से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो ई नॉट है इसलिए इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, और सामने वैल्यू है जी प्लस के 0.76 वोल्ट। अब इस 0 को कोई मतलब नहीं, इसको एक्सचेंज करें, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से आपका ई नॉट जो सेल, ई नॉट जो कौन सा Zn2 प्लस ओब्लिक Zn की वैल्यू आ गई माइनस के 0.76 वोल्ट आ गई। ये देखिए क्या किया, ये माइनस की, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से अभी जिंक की निकाली, फिर कॉपर की निकाली, हर एक की वैल्यू ऐसे निकाल के देखेगी, और इस तरह से आपकी जी क्या होगा, ये आपके जो हर एक जो इसकी वो वैल्यू आप क्या। अब लास्ट में देख लीजिए, हम इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते, जब तक इस पर किस टाइप के क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो देन इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं जी ये जो क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि construct the cell in which the following reaction occurs and which electrode act as anode यानी नेगेटिव और which electrode act as कैथोड यानी पॉजिटिव। तो देखिए सेल में यहाँ पर क्या है, पहले तो है Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट और कॉपर, पहले वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जी कॉपर प्लस 2AgNO3 गिव्स CuNO3 वोल्ट वाइज कॉपर नाइट्रेट और Ag। थर्ड है जी जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट और H2। और फोर्थ है जी Fe प्लस SnCl2 गिव्स FeCl2 गैसन। अभी जो 4 सेल है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है जी, सेल कंस्ट्रक्ट करना है इनके लिए, और उसके बाद फिर आपने क्या करना, इसके लिए कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अभी इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन से आपने क्या इंटरप्रेट करना है। इस क्वेश्चन से आपने ये इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पर जो
कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप पहले जिंक वाले में देखेंगे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो और Zn2+ में जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ और कौन सा रिडक्शन हाफ है। यहाँ पर देखिए जी कॉपर AgNO3, कॉपर का ऑक्सीडेशन तो कॉपर आ गया ऑक्सीडेशन हाफ में, यानी लेफ्ट साइड में आ गया, और Ag का रिडक्शन है तो Ag राइट साइड में आ जाएगा। इस तरह जिंक और H2 है तो जिंक का ऑक्सीडेशन लेफ्ट हाफ और H2 जो H+ आयन है उसका रिडक्शन तो राइट हाफ। इसी तरह Fe लेफ्ट हाफ और Sn जो है 2+ है वो राइट हाफ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक तो ये पता चल गया। तो इस तरह से आप सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेल को रिप्रेजेंट करने का देखो एक तरीका है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में एक जो थोड़ा सा एक बता दूं कि सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी सेल को रिप्रेजेंट इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये देखिए, इधर देखिए जिंक और एक स्लैश है और फिर Zn2+ है 1m यानी इसका कंसंट्रेशन है, फिर इसमें डबल स्लैश है, फिर इसमें Cu2+ 1m इसका कंसंट्रेशन, और फिर ये यानी यहाँ पर ये मेटल इलेक्ट्रोड है और देन ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और ये जो आपको बता रहा है ये स्लैश है, ये क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस है जहाँ से हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। उसके बाद में ये जो डबल स्लैश है ये आपको, जैसे ये कैसेल है, ये आपको बताता है साल्ट ब्रिज, और ये आपका क्या होता है बता रहा है कि Cu2+ जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर का, और उसके बाद में ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये बीच में उसका इंटरफेस है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड पे रिडक्शन हाफ हो गया, जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड पे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये राइट हाफ है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो किसी भी सॉल्ट को रिप्रेजेंट करने से, अब ये देखिए यहाँ पर Zn, ये कन्वेंशनल करंट जो इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है वो कन्वेंशनल करंट इधर से इधर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से इधर होगा। तो ये आपने सबसे पहले जो आपने सेल्स देखा था उसी का मैंने एग्जांपल लिया जी। ये देखो ये जो सेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है, करंट का फ्लो कहाँ है, कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, कौन सा रिडक्शन हाफ है, कौन सा लेफ्ट हाफ है, कौन सा राइट हाफ है, ठीक है। तो अब जो आप सेल को रिप्रेजेंट करें तो आपने सिर्फ ये जो ग्रीन कलर का जो इसमें मैंने कवर किया ये आपने लिखना है, यानी मेटल इलेक्ट्रोड, उसका सॉल्यूशन, बीच में एक इंटरफेस, फिर डबल इंटरफेस यानी सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और फिर इलेक्ट्रोड, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज, मेटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और मेटल इलेक्ट्रोड, इस तरह से। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो हम देखते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात जो पहले आपने देखा ना, हियर द मेटल विच फॉर्म द सॉल्ट एंड गोज टू द सॉल्यूशन एज ए आयन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो क्या कर रहा है कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब अंडरगो ऑक्सीडेशन जा रहा है और सॉल्ट बना रहा है, तो वो जनरली एनोड बनाता है, ऑक्सीडेशन हाफ बनाता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है, और एलिमेंट विच गेट लिबरेटेड, जो लिबरेट होता है जो वो कैथोड के तौर पर काम करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो रिडक्शन होता है। तो अब देखिए जी यहाँ ये पहले इधर लेफ्ट हाफ, ये राइट हाफ, यानी ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। अब इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे Zn2+, यानी सल्फेट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो Zn इंटरफेस Zn2+, सॉल्ट ब्रिज Cu2+, यानी इधर से इसमें और इधर से इसमें ऐसे, ठीक है। तो जिंक इसमें देखिए नेगेटिव आप, कैथोड इसमें पॉजिटिव आप। अब दूसरा वाला इसमें देख लीजिए कॉपर से कॉपर नाइट्रेट और AgNO3 से Ag, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कॉपर Cu2+, ये जो इलेक्ट्रोड इंटरफेस, और उसके बाद में सॉल्ट ब्रिज, फिर Ag+ Ag। तो ये जो कॉपर हाफ है ये आपका एनोड है, नेगेटिव चार्ज, और ये जो है कैथोड है पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है राइट हाफ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाफ, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह चौथा था जी जिंक सल्फेट वाला, तो Zn2+, सल्फेट को यहाँ ऐसे भी दिखा सकता है, सॉल्ट ब्रिज H2SO4 H2, और यहाँ पर देखिए जी। अब यहाँ पर इसमें आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो उसका कोई इलेक्ट्रोड नहीं होता, वो जनरली प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे होता है। तो जब गैसियस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर आपको अगर कुछ दिया है इलेक्ट्रोड तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो क्या मानना पड़ेगा, प्लेटिनम। तो देखिए जी
ये एनोड पार्ट और ये कैथोड पार्ट, नेगेटिव पॉजिटिव। लास्ट वाला FeCl2 यानी Fe2 प्लस एनोड हाफ, और SnCl2 SN यानी SN2 प्लस SN ये कैथोड यानी पॉजिटिव हाफ। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब आपकी जी सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, ठीक है। अब इस एक क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए कि इसमें क्या है जी, कंसिडर द सेल, ये एक सेल दे रखा है, देखिए ये ऑक्सीडेशन ऑफ लेफ्ट राइट एंड रिडक्शन ऑफ, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है जी, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2 प्लस से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका सिंबल देखो ये होता है E0 एंड स्टैंडर्ड Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू है जी प्लस के 0.34 वोल्ट। इसी तरह जिंक वाले की जो है जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू देखो ये सिंबल होता है इसका, ये तो प्रोसेस दिखा रखी है इधर, तो ये इसका सिंबल है। तो Zn2 प्लस Zn में यानी इसकी -76। अब ये वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। अब इसमें पूछा क्या है, राइट डाउन द सेल रिएक्शन, तो आपको सेल रिएक्शन इसमें लिखनी है पहले तो इन पूरे सेल के ओवरऑल। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, यानी ई सेल आपको स्टैंडर्ड ई सेल आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए सेल रिएक्शन में देख लीजिए क्या होता है जी, कॉपर का और जनरली इसमें देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन। तो यहाँ से आपकी सेल रिएक्शन बन जाएगी, क्या बन जाएगी जी, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और Cu। तो इसका आंसर देख लेते हैं अभी। तो अभी जैसे आपने ये देखा, देखिए इसका आंसर। तो सबसे पहले देखिए जी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन कॉपर, जैसा कि वैल्यू में दे रखा था माइनस के 0.76 वोल्ट था। तो हैंड जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसके पास ऑप्शन नहीं बचा, पास माननी पड़ेगी कॉपर की बात। और कॉपर कहता है मेरा तो रिडक्शन होगा क्योंकि मेरी रिडक्शन पोटेंशियल बड़ी है। तो इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन, इसलिए लेफ्ट हाफ हो गया, इसलिए एनोड हो गया। और कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन क्योंकि बड़ी वैल्यू है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए राइट हाफ, राइट पावर तो वो राइट में रहेगा हमेशा, और देन कैथोड कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जिंक का ऑक्सीडेशन Zn2 प्लस से Zn से Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन Cu2 प्लस से Cu में, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस Cu। अब आपका देखिए जी EMF सेल का कैसे निकलेगा, तो ई सेल नोट की वैल्यू है जो ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, यानी ई नोट जहाँ रिडक्शन हो रहा है माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, यानी ई नोट कॉपर माइनस ई नोट जिंक। अब ई नोट कॉपर की वैल्यू प्लस के 0.34 वोल्ट, फिर ये माइनस का साइन, और ई नोट जिंक की वैल्यू माइनस के 0.76 वोल्ट। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो देन आपका ई सेल आपका निकल के आ गया 1.10 वोल्ट या 1.10 वोल्ट। ये EMF ऑफ द सेल है। और आपको स्टार्टिंग में याद कीजिए मैंने जो डायग्राम उसमें इतनी वैल्यू ली गई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश करी कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। फिर भी कोई आपको अगर कोई डाउट है या कुछ ऐसे कमी रहेगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे जाके ज़रूर दबाएं। और फिर हम किसी अगले टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक गुड बाय।